ओके, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। हम लोग जो है बात करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट करते हैं, कैसे चीजें जो होती हैं। हम लोग बेसिकली अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ टर्म आएंगे, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। और इस बार 2023 का क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा गया था। ओके, आज की क्लास में वो क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उस क्वेश्चन को जरूर आप लोगों को करवाएंगे। सबसे पहले मैं फ्राडे सेकंड लॉ के बारे में बात करता हूँ। फ्राडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि जैसे फ्राडे का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो M is directly proportional to Q. हाँ बोलिए दीक्षा। Sir, M is directly proportional to Q. हाँ, यानी कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना ज्यादा डिपॉजिट या लिबरेटेड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्यू के जो है बराबर हो जाएगा। अब मान लो सपोज करो कि मैं क्या कहता हूं कि मैंने जो है बैटरी लिया, उसके अंदर क्या हुआ कि दोनों जो है इलेक्ट्रोड तो सेम है। क्या कहता है फ्राडे सेकंड लॉ, इफ amount of if amount of current is same in the both electrolyte, in the both electrolyte, अगर हमने क्या करा कि जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट को जो हमने पास किया बोथ इलेक्ट्रोलाइट, देन द अमाउंट ऑफ substance deposited or liberated is directly proportional to the equivalent weight। पहले हमने कहा कि भाई जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज के, लेकिन अब क्या होगा कि मान लो सपोज दोनों में करंट आपने सेम पास करा रहे हैं। जैसे आप लोगों के लिए ये वाला मैं जो है डेनियल सेल बना रहा हूं, और यहाँ पे हमने क्या करा, दो कंटेनर लिया और इन दोनों कंटेनर में हमने क्या करा कि सेम अमाउंट ऑफ जो है करंट को पास कराया। ठीक है, अब जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट को हमने पास कराया, यहाँ पे मैं जो है गैल्वेनोमीटर का यूज करता हूँ। वोल्ट को किससे मेजर करते हैं तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। वोल्ट को हम जब भी मेजर किससे करते हैं, गैल्वेनोमीटर से करते हैं। ये जो है साल्ट, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं कि जब दोनों में करंट सेम होगा, दोनों में चार्ज तो सेम जा रहा होगा। अगर जो दोनों में चार्ज अगर जो सेम जा रहा होगा तो मुझे बताइए कि यहाँ पे अब हम कैसे निकालेंगे। तो कहते हैं कि इसके लिए जो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के हो जाएगा। कैसे निकालते हैं यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने कल की क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं। तो बताया था कि जिंक का रॉड यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, कॉपर का रॉड यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको फ्राइडे फर्स्ट लॉ में एम आई इक्वल टू जेड आई टी बताया था। ठीक है, एम इक्वल टू जेड आई टी बताया था। ओके, अब हमने यहाँ से एम इक्वल टू जेड आई टी बताया था। आपको यहाँ पे मुझे जो है क्या निकालना है, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपर के लिए निकाल रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फराडे इनटू आई टी। बोलिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉपर का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सीयू लिख देते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे जेड एन का निकालूंगा तो जेड एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे फिर से पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, एम इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि मेरे पास क्या है, मैं जिंक के लिए निकाल रहा हूँ जेड एन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जेड एन डिवाइडेड बाय फ्राडे इक्वल टू आई टी। बोलिए क्या समझ में आ रहा है।
ओके। Yes, अब यहाँ yes, ध्यान sir. रखिएगा कि अगर जब मैं दोनों के रेशियो निकालता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है, या इसको आप सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जिंक को मैं एनोड पे रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कॉपर को, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, EWCUIT डिवाइडेड बाय F, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, EWZNIT डिवाइडेड बाय F। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैं यहाँ से No, sir. F कटा देता हूँ, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे कटा दिए। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर IT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, F, और ये ऊपर चले जाएगा डिवाइड में, यानी मल्टीप्लाई में F ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ZNIT। अब देखो दोनों के लिए करंट हम सेम पास करेंगे या जो भी चीजें होंगी, और T भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, फ्राइडे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है, MZN इक्वल टू MCU इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn। हम अब जनरल टर्म के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि मास ऑफ, यानी कि 1 डिपॉजिट जितना हो रहा होगा इक्वल टू 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2। यही फॉर्मूला होता है फैराडे के सेकंड लॉ का, ठीक है। ये क्या है, फैराडे सेकंड लॉ। बोलिए, क्या ये आप लोगों को समझ में आया? बोलिए, किन्हीं को ऐसा ना समझ में आया हो, कैसे किए हैं? सर दोबारा रिपीट करना। ओके, ठीक है। हमने कहा कि आपको फ्राइडे फर्स्ट लॉ के अनुसार से M इक्वल टू ZIT बताया था, तो हमने कहा कि भाई मास कितना कॉपर डिपॉजिट होगा या कितना लिबरेटेड होगा, जो भी एक तो डिपॉजिट होगा एक लिबरेटेड होगा, तो हमने कहा कि भाई M इक्वल टू CU। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, CU कर दिया। अब यहाँ से हमने Z, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, Z इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय F। मैंने Z की जगह पे इक्विवेलेंट, और यहाँ पे हम कॉपर का ले रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, कॉपर, और यहाँ पे जो है फ्राइडे की जगह पे F लिख दिया। फिर IT को मैंने वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पे भी वैसे सेम जो है ZN के लिए लिखा, तो ZN के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हमने 1 मिनट, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ से अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ से हमने क्या कर लिया, मास इक्वल टू ZIT, और यहाँ से हमने जो क्या कर दिया, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ZN डिवाइडेड बाय FIT हो गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे इससे ही हमारे पास क्या हो गया, इस प्रकार से हमने लिख लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब जैसे हमने मास ऑफ ZN, यानी कि ये तो आप ZN का ले रहे हो तो यानी कि मास ले लिए, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मास ऑफ कॉपर ले लिया, कितना डिपॉजिट हो रहा है और कितना जो है वो हो रहा है। तो हमने दोनों को डिवाइड किया और यहाँ से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ ZN डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ ZN हो गया, ठीक है। तो हमने इसकी जनरल टर्म में लिखा, क्योंकि हर बार तो कॉपर जिंक होगा नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड होंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाय M2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 2। तो इस प्रकार से आप लोगों को फ्राइडे सेकंड लॉ को याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड द मास ऑफ कॉपर इफ mass depo if hydrogen is deposited and its mass is 12 ग्राम। अब देखो यहां से आपसे पूछा कि कॉपर का मास क्या है, तो हमने कहा कि भाई M, चाहो तो जिसको ऊपर में रखना है तो उसका MCU या MH
और यहाँ पे H2 के फॉर्म में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर रखेंगे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपको याद हो तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि मोलर मास को रखना डिवाइडेड बाय क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी आ रहा होगा। तो कॉपर जो है वो Cu वो क्या हो रहा होगा, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जा रहा होगा, Cu। यानी कि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा और हाइड्रोजन भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके H बन रहा होगा और हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें n तो पता लग गया कि कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पे हो रहा है। मैं यहाँ पे मास ऑफ कॉपर लिखता हूँ डिवाइडेड बाय, आपको हाइड्रोजन का मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, 12 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया। और ध्यान से सुनिएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉपर का मोलर मास आपको पता है कितना होता है, 63.5 होता है। तुमने यहाँ पे जो है 63.5 और n कितना हो रहा है, तो यानी कि 2 हो रहा है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है और नीचे में हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यानी कि MCU इक्वल टू, अगर जब इसको कटा दो तो यानी कि कितना हो जाएगा, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, और ये कट जाएगा 6 से, तो ये करीब करीब कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा, करीब करीब जो है 381 ग्राम जो है, यानी कि कितना हो जाएगा, कॉपर जो है डिपॉजिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बोलिए, क्या ये समझ में आया? दीक्षांत, वेट बताना आपने कैसे निकाला, क्या चीज? इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज, गेन या ट्रांसफर करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर का जो मोलर मास होता है वो 63.5 होता है, तो इसका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, तो हमने क्या कर दिया, 63.5 डिवाइडेड बाय 2। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, यानी कि H2 गैस का 2, तो यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है, तो 2, तो हमने 2 से 2 डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाय 2, और इस 12 को हमने यहाँ ले गए, यहाँ से कटाए, तो यानी कि करीब करीब जो है कितना आ गया, 381 ग्राम जो है आ गया। बोलिए, देखिए समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऑन पासिंग ऑफ फ्राइडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Ag प्लस Ni प्लस टू Cr प्लस सॉल्यूशन द डिपॉजिटेड। अगर ये तीनों में सेम है तो आप लोगों को, मुझे पता है कि मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए आपके पास कितना चार्ज है, 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास आप किसका, Ag का कितना दिया हुआ है, 108। आप लोग याद भी रख लेना, कई जगह पे Ag का डायरेक्ट यूज भी किया जाता है। और यहाँ पे प्लस है तो यानी कि कितना लेंगे, 1, तो यानी कि कितना होना चाहिए, 108। सब में है, खैर कोई बात नहीं। हम सेकंड चेक करते हैं निकेल का। निकेल का मास कितना दिया हुआ है, 59, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिनट, कितना बदमाशी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 59/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 29.5। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन आप चाहो तो Cr प्लस 3 भी निकाल सकते हो। Cr का कितना है, 52 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3, यानी कि करीब करीब जो है 17.3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को मैक्सिमम चीजें इसकी आती हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूँ कि मेटेलिक कंडक्टर, किसी ने मेरे से कल की क्लास में पूछा था, इसीलिए मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा भी था कि बोर्ड के लिए जो पूछा जाता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए ना, तो इसी टाइप से आप लोग डिफरेंस लिखना, तो आपको पूरा जो है मार्क्स मिलेगा।
ठीक है। मैं इधर साइड लिखता हूं मेटेलिक कंडक्टर और इधर साइड में लिखता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या क्या होता है? मैंने बताया हुआ है, बोलिए, कोई बताना चाहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक में हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। और ये कैसा था? स्पॉन्टेनियस था। इसका जो एनोड था उस पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। तो ये Yes, सारी sir. चीजें मैंने आपको जो है वहां पे डिफरेंस करके बताए थे इलेक्ट्रोकेमिकल और इसके बारे में। मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर जो होता है ये दोनों इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो सिंगल कंटेनर में होते हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है, इसका जो यूज होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड हम लोग किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में यूज करते हैं। खैर, पहला कंडक्ट जो है ध्यान से सुनिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ड्यू टू द आयन के कारण, सॉरी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। यानी कि इन मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग जो भी घर में यूज करते हैं कॉपर का वायर चाहे एल्युमिनियम का वायर, अगर जब कोई ज्यादा अमीर आदमी होगा तो सिल्वर का वायर भी यूज कर सकता है, वो अलग बात है। उसके घर में जो है अगर जो सपोज करो 10,000 का हो रहा होगा तो करीब करीब जो 1 आध करोड़ जो है तो उसमें सिल्वर के वायर में लग जाएगा। जो अमीर होगा तो वो लगा सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर में याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जबकि इसके अंदर जो होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू फ्लो ऑफ आयन। यहाँ पे जो होता है वो किसके कारण से होता है? फ्लो ऑफ आयन। यहाँ पे जनरली क्या होगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन का बनता है और आप लोगों को पता है इसी आयन के कारण वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट मुझे बताना चाहेंगे, क्या इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है क्या मेटेलिक कंडक्टर में? नहीं, No, sir. ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अगर जो रात में अभी जैसे पढ़ रहे हो आपने मोबाइल चार्ज में लगाया तो सुबह जो है वायर ही नहीं हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। नो सर। यानी कि इसके अंदर होता है नो डिकम्पोजिशन, या कह सकते हो नो केमिकल रिएक्शन अकर इन द मेटेलिक कंडक्टर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो डिकम्पोजिशन, क्योंकि मैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराऊंगा इसीलिए मैं यहाँ पे इस टाइप से लिख रहा हूँ नो डिकम्पोजिशन इन मेटेलिक कंडक्टर when current is passed, when current is passed। ठीक है, आज कोई बच्चा आया हुआ है इसीलिए इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर डिकम्पोजिशन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आ, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। ड्यू टू द डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस is offered
with the collision of टर्नर। यहाँ पे क्या होता है ना कि रेजिस्टेंस ऑफर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होंगे, इधर टकराएंगे, दूसरे आगे वाले एटम से टकराएंगे। इस प्रकार से टकराने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस is offered with the interaction। यहां पे जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है वो इंट्रैक्शन के कारण होता है। जैसे पहला मैं बताता हूं, सॉल्यूट के कारण, जिसको आप सॉल्यूट इंट्रैक्शन भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे आपने NaCl लिया और KCl लिया, तो Na प्लस इसका उस KCl का Cl माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ही इंटरेक्ट करने लगेंगे। और जैसे ही इंटरेक्ट करेंगे तो यानी कि इसका जो है आयन फ्लो नहीं हो पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ऑफर हो जाएगा। और जिस कारण से अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है आपको करंट अच्छे से नहीं जाने देगा। दूसरा, सॉल्वेंट के कारण, आप दो सॉल्वेंट ले रहे हो तो दोनों सॉल्वेंट के बीच भी इंटरेक्शन होगा, तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा कि आपका जो है इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कारण, इंटरेक्शन आता है। जैसे आपके पास OH है और दूसरा हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि जो है Na प्लस ले लिया, तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से आयन नहीं जा पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को जो है मूवमेंट करने देगा। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इंटरेक्शन आ जाता है। लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद भी रखिएगा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा, ओके। यहाँ पे इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, तो बताइए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, आप लोगों ने घर में टीवी चलाया होंगे तो वहां पे देखिएगा कि हम लोग कहते हैं कि बहुत देर से चल रहा है, थोड़ा सा इसको जो है क्या कर दो, बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, नहीं तो जो है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। ऐसा करते हैं, फ्यूज हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तो ये होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जब ये यहाँ पे आप इसको ज्यादा हीट दोगे तो ये जो ना इलेक्ट्रॉन जो है ना आपस में ही टकराने लगेगा, और जब ये आपस में टकराने लगता है तो जिस कारण से ये फ्लो नहीं कर पाता है, और जब ये फ्लो नहीं कर पाता है तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है। बट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे वापस चलिए। देखिए ये Na प्लस और Cl माइनस को आप एनर्जी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यानी कि फिर से आयन आ जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन जो है दोनों आपस में जो जुड़े हुए हैं, बंधन बनाए हुए, बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड टूट जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा फ्लो होगा। यानी कि आपके लिए ज्यादा बेटर होता है कि जब आपकी गाड़ी जितना ज्यादा चल रही हो तो कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, बैटरी का यूज करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। ना कि अगर आप यहाँ पे वायर के रूप में यूज करते हो तो जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जनरली अपनी गाड़ी में जो है बैटरी का यूज कर रहे हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? बोलिए। यस। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस आप लोगों ने नाम सुना है? बोलिए, किसी ने नाम सुना है रेजिस्टेंस का नाम? यस सर। हाँ, सबने सुना Yes, होगा। sir. हम लोग जो है Yes, sir. रेजिस्टेंस को आर कहते हैं। ठीक है, अब
ये रेजिस्टेंस जो होता है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसके एक दो पॉइंट समझाता हूँ क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ाई गई होंगी, लेकिन मेरा जरूरत जितना है मैं उतना चीजें बताऊंगा आपका काम चल जाने के लिए। ठीक है, तो अपोजिशन ऑफ करंट या रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में कह रहा हूं तो क्लोज ही होगा, यानी कि मतलब जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना कि कोई ओपन है या इस तरह से आप लोग नहीं मानना। दूसरा, रेजिस्टेंस को आप लोग इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, कोई बताना चाहेंगे? कोई तो बोलिए, इतना सिंपल सा सवाल है, 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। ओम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ओम। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिल्कुल सही निशान, वो भी कहते हैं, उसको भी डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं ओम को, कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, आपके पास जो फिजिक्स में पढ़ाया होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए के नाम से भी एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि ये दो वायर है, एक की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और एक की 4 सेंटीमीटर है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? सेम थिकनेस है, ऐसा नहीं सोचना मैं यहाँ पे बड़ा बना दे रहा हूँ, छोटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रकार से है। मुझे बताओ कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, बोलिए। यानी कि देखो, खुद सोचो कि ज्यादा हो गई। इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 मान ले रहा हूँ, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? 2 की। 2 की। क्यों? क्योंकि देखो Okay. लेंथ जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, यह हो जाता है, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर जो एरिया की बात करूं, कि अगर जो सपोज करूं कि इसको और मैंने दोनों जो है सेम लिया, और देखो दोनों की जो है हमने थिकनेस अलग अलग ले लिया, यहाँ पे डायमीटर, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, यानी कि कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब है कि आप लोगों को घर में जो है मोटे वायर का यूज करना चाहिए। आप लोग जो है पतले वायर ना लेके हम लोगों को क्या करना चाहिए, मोटे वायर वाला लेना चाहिए, जिसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम ऑफर होगा। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। ठीक है, हम भी यही बताएंगे, ऐसा कुछ नया नियम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको रेजिस्टेंस में याद रखनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे अभी हम बहुत चीजें और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें जो है, हम लोग कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस, अब देखो 3-4 टर्म बिल्कुल नए नए आएंगे, आप लोग शायद पहले नहीं सुने होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी के नाम से कहते हैं, या 11th के फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल। मैं बिल्कुल बेस से तैयार कर रहा हूं, ताकि कि आपका जो है 2023 का क्वेश्चन बन सके। मैं कोई चीज नहीं एलिमिनेट कर रहा हूं, क्योंकि सारे टर्म का वहां पे यूज था, इसीलिए मैं इसको लेके आया। मैं डायरेक्ट चाहता तो मैं जो है पहुंच जाता, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूं। इट इज द रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यानी कि C इक्वल टू 1/R लिख दूं, रेसिप्रोकल का तो मतलब यही होता है, यानी कि C इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/R। ओके, अब देखिए मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा था, इसकी यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, मेरे को बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R। आर की जगह पे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, ओम बताया, तो मैं क्या ओम इनवर्स लिख सकता हूँ? बोलिए, ये तो बहुत कॉमन सी बात है सर, आपने आर का वैल्यू बताया,
आर को हम लोग क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसको ना कहा कि भाई तुम माइनस लिखे हो, इसका मतलब उल्टा कर दो, यानी कि हमने क्या कर दिया, मोह कर दिया। इसका एक और है, यानी कि जो है मोह यूनिट है। या सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला वर्ड है वो है सीमेंस। आपको इसको याद रखना कि कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, सीमेंस होती है। ये ज्यादातर यूज होगा, हर जगह पे जो है यूज होगा, सीमेंस होगा। ये मोह और ये जो ओम इनवर्स होता है ये फिजिक्स में यूज होता है। हम लोग जनरली जो भी यूज करेंगे यहाँ पे जो सीमेंस का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कंडक्टेंस का मतलब आपको ध्यान रखिएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि जो भी चीज होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। मैंने दो टर्म बताए, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। मैं आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू बताना चाहूंगा। अच्छा पहले कंडक्टेंस बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा दो बार हो गया, ओके सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहां पे ध्यान दीजिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, जिसको आप लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन समझाता हूं, फिर हम जो है रो के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड in the all ion of electrolyte of the 1 ml solution। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो रो है, 1 ml सॉल्यूशन में जो है कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब ये याद रखिएगा, हमने दो तीन टर्म बताए, रेजिस्टेंस आर बताया, कंडक्टेंस सी बताया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, रो एल बाय ए यूज करते हैं। बोलिए, करते हैं। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर इंटू ए, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यानी कि एल, रो इक्वल टू, और रो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आर ए डिवाइडेड बाय एल लिख सकता हूं। मैंने पिछले वाले की यूनिट बताई थी कि नहीं, हाँ बता दी थी। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। अब मैं इसकी यूनिट निकालूं तो आपको पता है आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों हम सारी जगह पे सेंटीमीटर यूज करेंगे, तो लेंथ हम किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, यानी कि ओम सेंटीमीटर हो गया। आपको ये सारे टर्म वहां पे यूज होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप सिंपली कहिएगा कि 1 ml सॉल्यूशन में जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, ओम सेंटीमीटर हो जाती है। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है। और उसका रो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, आर ए एल हो जाता है। आपको बस रेजिस्टेंस याद रखना है, सारी चीजें जो हम लोग उसी से जो है आगे बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए, सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास एक बैटरी है। अच्छा जिनको ना समझ में आए तो, क्योंकि सारे नए टर्म हैं, आप लोगों ने 11th में पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे सीधे पढ़े होंगे, तो अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। मान लो मेरे पास ये सेल है, इस सेल का नाम क्या है, कोई बताना चाहेंगे, कोई तो बोलिए। इलेक्ट्रोलाइटिक है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक है, क्योंकि दोनों टर्मिनल तो एक ही में। ठीक है। खैर हमें यहाँ पे इससे उतना ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि इसका जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया जो है मैंने ए मान लिया। ठीक है।
क्योंकि दोनों टर्मिनल होंगे तो वो तो बिल्कुल सेम होंगे। ये भी इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो है ना, इनकी जो दो इलेक्ट्रोड है, इनकी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि एल बाई ए जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं? यानी कि इलेक्ट्रोड तो कभी का उसका एरिया क्या चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्या उसकी दोनों के बीच की दूरी कम होगी क्या, नहीं होगी। अगर जो दोनों के बीच की दूरी कम नहीं होती है तो यानी कि एल बाई ए हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को एल बाई ए कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, सेल कांस्टेंट दे दिया। कहोगे सर हमें कैसे याद रहेगा, तो आपके लिए हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसी चीज को देखो इन्होंने क्या कह दिया, सेल कांस्टेंट कह दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि एल बाई जो ए हो गया वो क्या हो गया, यानी कि सेल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये हमेशा एरिया इसकी जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेंथ जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, एल बाई ए को सेल कांस्टेंट का नाम रख दिया। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या 3-4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक जो है रेजिस्टेंस या जो है रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल बाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने जो है 4 बातें जो है पढ़ी। अब नेक्स्ट बातें पढ़ती हैं, और नेक्स्ट बात पढ़ते हैं कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कप्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पप्पा नहीं कहिएगा, कप्पा कहिएगा, थोड़ा सही में बना देता हूँ कप्पा को। ये जो डॉक्टर लोग चिमटा यूज करता है इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। ठीक है, यस सर। लिख भी देता हूँ कप्पा। ओके, अब यहाँ पे कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला नहीं लिख के जो है मैं ये लिख देता हूँ, कंडक्टेंस is offered all the ion of the electrolyte। आप लोगों के लिए ये 1-2 नंबर का जो है डेफिनेशन पूछा जाएगा बोर्ड में, तो सब चाहिए। हाँ बोलिए तानवी। सर कैपेसिटेंस दोबारा समझाना। क्या बोले? कैपेसिटेंस रिपीट करना। क्या रिपीट करना मुझे, ये सेल कांस्टेंट। कैपेसिटेंस। यस सर। ओके ठीक है, सेल कांस्टेंट है ना तानवी? यस सर। ओके ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। मैंने कहा कि देखो जब आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो इसका एरिया तो सेम ही होगा, दोनों सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। ठीक है, और हमें जो है यहाँ पे क्या कर दिया कि हमने जो है दोनों जो है इसका जो है यूज कर लिया। अब यहाँ पे इसकी लेंथ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच ऐसा तो नहीं होगा ना कि टाइम के साथ कोलैप्स कर जाएगा या दूर चले जाएगा, नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हमने कहा कि भाई जब ये दोनों टर्म फिक्स रहेंगे तो इन्हीं दोनों को हमने क्या माना, सेल का जो है कांस्टेंट मान लिया। ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, और ये सेल में था इसीलिए हमने क्या कह दिया, इसको सेल कांस्टेंट कह दिया। हमने याद रखने के लिए क्या कहा कि भाई देखो रेजिस्टेंस को याद रखना, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें पढ़ेंगे सारी रेजिस्टेंस के अनुसार से पढ़ेंगे। तो आर इक्वल टू क्या कर दिया, रो एल बाई ए, और एल बाई ए से याद रखिएगा कि एल बाई जो ए होगा वो क्या कहलाएगा, सेल कांस्टेंट कहलाएगा। ओके यस सर। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस इज ऑफर्ड ऑल द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 ml सॉल्यूशन। अगर जो 1 ml सॉल्यूशन में हम लोग बात करें, सॉरी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या हम सिंपल यूज रखते हैं 1 ml। ठीक है, 1 ml सॉल्यूशन में अगर यानी कि कितना कंडक्टेंस ऑफर्ड कर रहा है 1 ml सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं।
ठीक है। अब जो भी चीजें यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर जो आप लोग ध्यान दीजिए तो कप्पा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाता है, कंडक्टेंस। कप्पा की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, K इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाता है, कंडक्टेंस, ये जो है हो जाता है। ठीक है। यहां से आप लोग चाहो तो इस बात को याद रखना कि हम लोग सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, L/A इंटू कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, C, और C की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि कंडक्टेंस मैंने बताया था इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ R। यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R, या तो आप एक और स्टेप लिख सकते हो, पहले C लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, L/A इंटू 1/R, ठीक है। क्या यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या था, यहाँ पे मैं अगर जो R का फॉर्मूला लिखूं, रो L/A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA डिवाइडेड बाय L इंटू रो, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको क्या कर दिया, क्योंकि ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे जब रेसिप्रोकल हो जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1/, हो जाएगा। तो 1/, करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख दिया, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, और 1/R को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है कि कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कप्पा कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। आपसे जैसे कई बार जो आगे मैं सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकलवाऊंगा, तो वहां पे आपको ये सारी पॉइंट जो है यूज जो है रखना पड़ेगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा कि जो कप्पा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, और सेल कांस्टेंट की जगह पे L/A, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/R लिखेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए क्वेश्चन देता हूं, दो जगह कैसे आ रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या हो गया कि कप्पा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है इस प्रकार से। मैं क्वेश्चन देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में, फाइंड द कप्पा if resistance is 2 ohm and length is 1 centimeter and its area is 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने आपसे दे दिया और आपसे यहाँ पे जो है कप्पा की वैल्यू निकालने कह रहा है। तो K इक्वल टू हमें पता है सेल कांस्टेंट इनटू क्या फॉर्मूला बताइए, कप्पा इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है। सेल कांस्टेंट की जगह पे L/A लिखेंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1/R लिखेंगे। और यहाँ पे बताइए L/A की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, L आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इनटू, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है ओम। ठीक है, यहां से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 0.25 ओम इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। मैं आपकी यहाँ पे यूनिट भी बता देता हूँ, इसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे यूनिट भी निकालने के लिए आपको सिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कप्पा की जो वैल्यू है सेल कांस्टेंट यानी कि L/A,
इंटू 1/r कंडक्टेंस। तो एल की जगह पे आप लोग क्या यूज करोगे, सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरिया की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ओम का यूज करेंगे। एक से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे जिसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, बोलिए क्या समझ Yes, में sir. आया। Yes, अब sir. हम तीसरा टर्म, आपको जब भी याद रखना कि नेक्स्ट क्लास जब आओगे तो ये सारे टर्म आपको रिकॉल होने चाहिए, क्योंकि हाँ बोलिए दीक्षा क्या पूछ रहे हैं। Sir, question नहीं आया समझ। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं आया। हमने कहा फाइंड द कप्पा इफ रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अगर जब आपको रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है, कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो हमने कहा कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है कप्पा इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अगर ये होता है तो हमने कहा भाई इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेल कांस्टेंट की जगह पे हम ये एल है, ठीक है, आप इसको रो ना समझना, ठीक है, एल बाय ए इंटू 1/r। सेल कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल बाय ए लिखेंगे, और कंडक्टेंस की जगह पे 1/r लिखेंगे। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ से जो हमने सबकी वैल्यू को रखा, जो एल दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, इंटू 1/r दिया हुआ था, और इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 0.25 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ठीक है, और हमने कहा कि इसकी यूनिट भी याद रखना, क्योंकि इसकी यूनिट भी कई बार जो है आपसे पूछी जाएगी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की जो है आपको यूनिट बतानी हो तो आप लोग क्या करना, निकालने का प्रयास करना। सारी चीजें याद नहीं रख सकते, हमने लगभग चीजें जो है हमने क्या करा कि यहाँ से सारी चीजों को जो है कन्वर्ट करने का प्रयास किया, ताकि कि आप लोगों को याद रखना। मैं एक बार जो है फिर से रिकॉल करा देता हूँ सारे पॉइंट को, 1 मिनट।